हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज का हमारे नए वीडियो में। तो आइए आज हम पढ़ेंगे छंद। हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हाई स्कूल के एग्ज़ाम में और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में अच्छे से पूछा जाता है और आप इसे कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी तैयार करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले छंद जो है वह संस्कृत की एक धातु है, उससे निर्मित है। तो संस्कृत की एक धातु है, तो कौन सी धातु है वह? उसका नाम है छिद धातु। तो छिद धातु से यह बना है। अब छिद का मतलब होता है यहाँ पे काटना, छांटना। तो इस प्रकार यह क्या है? छंद जो है किसी भी जो काव्यात्मक रूप देने के लिए किसी काव्य को काट छाट जो की जाती है, उसमें काट छाट जो की जाती है उसी को कहेंगे छंद। ठीक है। तो अब देखिए, इसके बाद इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वह ऋग्वेद में हुआ था। सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ है वह कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में। ठीक है। और इसके बाद अगर कोई कहे इसका जनक या पिता किसे कहते हैं, तो इसके पिता हैं पिंगल ऋषि। आपने नाम सुना होगा, पिंगल ऋषि। ठीक है। इसलिए छंद को एक और नाम दिया जाता है पिंगल शास्त्र। पिंगल शास्त्र। ठीक है। तो यहां तक देखिए, छिद धातु से बना है। छंद जो शब्द है सर्वप्रथम प्रयोग इसका किस वेद में हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। पिता इसके कौन माने जाते हैं? पिंगल ऋषि माने जाते हैं। इसीलिए इस छंद को क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। और एक चीज, इसमें जो प्रकार आते हैं वह 4 प्रकार आपको मिलेंगे। प्रकार कितने मिलेंगे? 4। तो सर्वप्रथम पहला प्रकार देखिए, पहले को कहते हैं वर्णिक छंद। वर्णिक छंद। जो दूसरा प्रकार निकल कर आता है उसे कहते हैं वर्णिक वृत्त। वर्णिक वृत्त छंद। और जो तीसरा प्रकार निकल के आता है उसे कहते हैं मात्रिक छंद। और जो अगला प्रकार निकल के आता है इसे कहते हैं मुक्तक छंद। मुक्तक छंद। इसके जो प्रतिपादक हैं वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मुक्तक छंद का। जैसे आपने एक सुना होगा मुक्तक छंद, जूही की कली विजन वन्न वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी। ठीक है। इस प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है जूही की कली, उसमें मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। हमको जो पढ़ना है, हमको इन सभी को नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना केवल मात्रिक छंद। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, चाहे वह कंपटीशन लेवल का हो, चाहे वह अन्य कोई बोर्ड का एग्जाम हो, आपसे केवल यही पूछेगा, मात्रिक छंद। आइए और आगे भी देखते हैं, इसमें कितने भाग होते हैं या कितने अंग होते हैं। किसी भी छंद में कितने अंग होते हैं? तो अंग होते हैं 7। कितने अंग होते हैं? 7। अब सातों को जानते हैं उससे पहले एक चीज यहाँ पे हम लिखते हैं। जैसे आप कोई भी दोहा लिखते हैं या फिर लिखते हैं चौपाई लिखते हैं। जैसे एक चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान, या एक मिनट, इसके बाद कॉमा लगाते हैं, फिर आता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। इसके बाद यहां पूर्ण विराम लगता है। इसके बाद क्या आता है? रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र, एक मिनट, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। तो आप जब यह पढ़ते हैं तो इसमें देखिए, आपको यह जो लाइन मिलती है, यहाँ पे जो कामा लगा है, यहाँ पे पूर्ण विराम लगा है, इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे यह पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है, या फिर इसी को चरण कहते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहला जो भाग निकल कर आता है, अंग निकलता है, उसे कहते हैं चरण या पद। चरण या पद कहते हैं। अब आप बताइए, दूसरा भाग आपको खुद समझ में आ जाएगा। दूसरा भाग जब इसी में जाएंगे, जब किसी पद में जाएंगे तो वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। वर्ण और क्या होती हैं? मात्राएं होती हैं।
वर्णों पर क्या लगी होती हैं, मात्राएं। तो चरण या पद, तो चरण या पद में क्या आ जाएगा, वर्ण व मात्राएं, वर्ण व मात्राएं। ठीक है, तो चरण या पद, वर्ण व मात्राएं। उसके बाद तीसरा क्या हो जाता है, जब देखिए हम बात करते हैं वर्ण व मात्राओं की, तो हम इनकी बात करते हैं संख्याओं की, और संख्याओं के आधार पर हम डिसाइड करते हैं, मात्राओं की संख्या गिनेंगे तो मात्रिक छंद, इसी प्रकार वर्णों की संख्या से वर्णिक छंद बनता है। तो आइए इसके बाद देखते हैं वर्ण व मात्राएं हो गया। अब इससे पहले हम देख लेते हैं वर्ण और मात्राएं दो रूपों की हो सकती है, एक छोटी मात्राएं, एक बड़ी मात्राएं होती हैं। तो हम कहते हैं वर्ण व मात्राएं, तो सबसे पहले मात्राओं की बात करें तो मात्राएं लघु हो सकती हैं और कैसी, गुरु हो सकती हैं। तो मात्राएं क्या, लघु व गुरु, मात्राएं लघु व गुरु। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे क्या, इसके बाद आप मात्राओं की संख्या गिनते हैं या वर्णों की संख्याएं, तो संख्या क्रम व गढ़, यही आप पढ़ते हैं यगड़ मगड़। ठीक है, और इसके बाद आपको पांचवा जो मिलेगा, संख्या क्रम व गढ़ गिनने के बाद जो आपको मिलेगा, उसके बाद देखेंगे पूरा जब पद कंप्लीट होता है तो क्या लगता है, कॉमा या फिर विराम, तो इसे कहते हैं यति या विराम, यति व विराम। जो छोटा ठहराव है उसे यति कहेंगे, जो बड़ा ठहराव उसे क्या कहेंगे, विराम। और जो छठवां मिलेगा आपको, अब बताइए इसको, अंत में देखेंगे यहाँ गर है, यहाँ गर है, इसका मतलब यहाँ तुक भिड़ गया है, तो इसे कहते हैं, एक आएगा तुक, क्या आएगा, तुक। अगर अंत में तुक बैठाया जाता है कविता करने में, तो उसको हम गा कर पढ़ लेते हैं, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, इसको हम गा कर पढ़ रहे हैं। अगर कोई ऐसे ही पढ़े, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, तो इस तरह से पढ़ने से इसमें क्या इंटरेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो रुचि नहीं पैदा हो रही है। अब देखिए, इसीलिए जो भी छंद होते हैं उन्हें लय में पढ़ा जाता है, तो उसे कहते हैं लय, एक आ जाता है लय। लय को ही गति कहते हैं, क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, छंद क्या है, छंद को ही पिंगल शास्त्र कहा जाता है। छंद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की एक धातु से हुई है, छिद धातु से, जिसका मतलब होता है काटना या छाटना। अब काट छाट कर किसी काव्य को बराबर करने की जो प्रणाली, वही क्या है, छंद है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया है, मतलब किसमें हुआ है, ऋग्वेद में हुआ है। आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद हैं। ठीक है, उसमें से एक वेद है जो सबसे पुराना वेद है, वह कौन है, ऋग्वेद है। और उसके बाद इसके पिता कौन माने गए हैं, पिंगल ऋषि माने गए हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, पिंगल शास्त्र। और छंद के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, वर्णिक छंद, वर्णिक वृत्त छंद, यहाँ पे 1 मिनट, वर्णिक वृत्त छंद। और तीसरा जो प्रकार होता है वह होता है मात्रिक छंद, जो कि हमें पढ़ना है। और चौथा जो प्रकार है मुक्तक छंद, यह भी नहीं पढ़ना है, बाकी केवल एक छंद पढ़ना है, मात्रिक छंद, और बाकी 3 हमको नहीं पढ़ने, कहीं पर भी पढ़ना है, अब मात्रिक छंद ही पढ़ना है। और मुक्तक छंद का जो प्रादुर्भाव हुआ किसके कारण हुआ है, तो यह हुआ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के कारण। ठीक है, और इसके कितने अंग होते हैं, किसी भी छंद में 7 अंग होते हैं। पहले तो चरण होता है, क्या होता है, चरण, एक पद बनता है, और पद में वर्ण व मात्राएं लिखी जाती हैं, वर्ण व क्या लिखी जाती हैं, मात्राएं लिखी जाती हैं। अब वह वर्ण व मात्राएं क्या हो सकती हैं, लघु व गुरु, यह ज़्यादातर मात्राओं के लिए है लघु व गुरु होना, तो यह हो सकता है लघु व गुरु। उसके बाद हम इन्हीं मात्राओं की क्या गिनते हैं, ये वर्ण की क्या गिनते हैं, संख्या, फिर क्या देखते हैं, क्रम देखते हैं कैसे आया है, फिर अंत में गढ़ देखते हैं, तो गढ़ देखते हैं। ठीक है, अंत में इसके बाद हम क्या देखते हैं कि चरण जब समाप्त होता है तो उसके बाद यति लगती है या फिर क्या लगता है, विराम, तो यति व विराम हो गया। अंत में तुक भिड़ता है, तो यानी तुक भिड़ने का मतलब है कि दोनों जगह समान शब्दों की जब अंत में आवृत्ति होती है तो उसे तुक कहते हैं। तो यहाँ पे तुक हो गया। इसके बाद इसको गा गा कर पढ़ते हैं, तो इसलिए इसमें क्या होती है, लय होती है, लयात्मकता होती है। ठीक है, गति होती है, इसी को कहते हैं। ठीक, यहाँ तक सबसे पहले आप उतारिए। आइए अब बात करते हैं हम लोग मात्रिक छंद की। ठीक है, तो हमें मात्रिक छंद पढ़ना है, तो इसमें मात्राओं की गणना पर सब कुछ निर्भर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मात्रा की गणना सीख लेते हैं, फिर हम लोग मात्रिक छंद पर आते हैं। तो हम कैसे मात्रिक छंद की गणना करेंगे, यानी देखिए मात्राएं 2 प्रकार की हो सकती हैं, छंद के अनुसार हम जो चलते हैं, एक लघु मात्रा होती है और एक गुरु मात्रा होती है।
तो जो मात्राएं होंगी पहले देख लीजिए, जो मात्राएं होंगी एक तो लघु हो सकती हैं और एक कैसी हो सकती हैं, गुरु। देखिए यह गुरु लिखा है, गुरु नहीं लिखा है, गुरु। गुरु मतलब होता है बड़ा, और गुरु मतलब क्या होता है, यह जो आप लिखते हैं इसके माने होता है आचार्य, ठीक है, तो शिक्षक होता है। ठीक, अब देखिए मात्राएं क्या हो सकती हैं, लघु या गुरु हो सकती हैं। अब यह लघु या गुरु होने के नियम क्या हैं, तो सबसे पहले हम वह जानेंगे। तो लघु व गुरु होने के नियम, यह जान लेंगे तो आपको मात्रा गिनना आ जाएगा और आप बता सकते हैं कौन से पद में या कौन से काव्य में कौन सा छंद दिया गया है। ठीक है, तो पहले लघु के बारे में जानेंगे फिर गुरु को। देखिए लघु को दिखाते हैं, एक चिन्ह आएगा हम यहाँ पे, यह चिन्ह जैसे आप पूर्ण विराम बनाते हैं वह चिन्ह क्या हो जाएगा, लघु के लिए। और गुरु के लिए जो आता है वह होता है अवग्रह, इस प्रकार से बनाते हैं यस टाइप में। ठीक है, अवग्रह का चिन्ह होता है। ठीक, जैसे आपने कभी देखा हो लिखा, ऐसे लिखा हो ओम लिखा होगा ना, तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब है यह आ की ध्वनि रखता है, आंशिका छोटे आ की तरह ध्वनि रखता है। और यहाँ पे देखिए जब पढ़ते हैं इसको क्या पढ़ते हैं, ओम। तो ठीक है, यह ओ को और कन्वर्ट कर रहा है, और बड़ा कर रहा है। तो यहाँ पे यह आ की ध्वनि रखता है, और यह क्या है, चिन्ह किसका है, अवग्रह का। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, अवग्रह का चिन्ह। तब देखिए इसको कहेंगे लघु, इसको कहेंगे गुरु। ठीक है, तो लघु होने का नियम सबसे पहले हम लोग देखेंगे, लघु होने का नियम। देखिए सबसे पहले कौन कौन लघु होगा, कौन कौन सी मात्राएं आएंगी तो लघु कहलाएंगी। तो सीधी बात आपको याद रखनी है, जौने जौने को हम कहेंगे छोटका वह होगा लघु, और जिसके साथ हम कुछ ना लगा पाए छोटा बड़ा, और छोटा तो लगा लेंगे, छोटा लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, लघु, और जिसके साथ कुछ नहीं लगाएंगे वह हमेशा किस में जाएगा, गुरु में। ठीक है, तो आप बताइए क्या पढ़ते हैं, अगर आप मात्राएं जब पढ़ते हैं तो छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ री, इस तरह से आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो यह जब आप पढ़ते हैं तब उसमें जो छोटा छोटा शब्द आ रहा है वह है सभी लघु मात्राएं। ठीक है, और जो बच जा रही इससे मात्राएं वह क्या हो जाएंगी, दीर्घ मात्राएं या गुरु मात्राएं हो जाएंगी। जैसे आपको एक चीज बताएं, यहाँ पे एक चीज और विडंबना रहेगी, एक शब्द आ गया री। अब री के साथ भी नहीं लगता, लेकिन यह लघु में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि संस्कृत में पहले प्रचलन जो था इस प्रकार की, इसे छोटी री बोलते थे, इसे बड़ी री बोलते थे। लेकिन अब यह विलुप्त हो गया है, अब इसका प्रयोग नहीं होता है। तो हमारे पास जो बचता है यह री है, तो हम इसमें छोटा बड़ा करने की कोशिश नहीं करते हैं और इसे छोटा ही माना जाता है। तो आइए देखते हैं, तो सबसे पहले कौन कौन सी मात्राएं जो होंगी वह लघु में रखी जाएंगी, और वह होंगी मात्राएं सबसे पहले छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, यह सभी मात्राएं क्या होंगी, लघु होंगी। और या इनसे बना जो वर्ण होगा, इनसे वर्ण युक्त वा इनसे युक्त वर्ण या व्यंजन बोल दें, इनसे युक्त व्यंजन, इनसे युक्त व्यंजन या संयुक्त व्यंजन भी आ जाए, इनसे युक्त व्यंजन या संयुक्त व्यंजन आ जाए, उसमें कौन सी मात्रा मानी जाएगी, लघु। उसमें क्या माना जाएगा, वह लघु माना जाएगा। तो सबसे पहले कुल छोटका आ गए हैं, सबसे पहले कुल छोटका आ गए, और उसके बाद इनसे युक्त अगर व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन है तो उसे भी लघु माना जाता है। तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं, तब समझ में आएगा। देखिए अगर हम एग्जाम्पल की बात लें तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे लिखा है कमल, यहां पे समझते हैं, यहां पे हटाते हैं, हमने एक शब्द लिख दिया कमल। अगर हम इसे तोड़ें, तो अगर बिना तोड़े भी आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। अगर हम इसको तोड़ें तो क्या हो जाएगा, का हलंत लगा तो कौन सी मात्रा निकलती है, जब किसी पे कोई मात्रा ना लगी है तो उस पर छोटा आ की मात्रा होती है। तो छोटा आ, फिर लिखा माँ पे हलंत लगाया, फिर आ गया छोटा आ, फिर कौन आया, ला पर हलंत लगाया तो फिर कौन आ गया, छोटा आ। तो अब देखिए इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं का,
और इन दोनों को मिलाकर कहेंगे माँ, और इन दोनों को मिलाकर कहेंगे ला, तो फिर हो जाएगा कमल। देखिए यहाँ पे छोटा छोटा छोटा, तो इससे जो युक्त व्यंजन है, का क्या है व्यंजन, माँ क्या है व्यंजन, ला क्या है व्यंजन, इनसे युक्त जो व्यंजन होगा इस पर यह क्या होगा, लघु होगा। तो तीनों के तीनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लघु। लघु को कैसे दिखाएंगे, एक सिंगल पाई से, ठीक है। तो यहाँ लघु। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे आपके पास आपको दे दिया जाए सुमन, अगर यह लिख दिया जाए तो इसमें देखिए सा निकालेंगे, हलंत लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, छोटा ओ की मात्रा लगी है, और फिर माँ निकालेंगे, हलंत लग जाएगा, फिर माँ पे कौन सी मात्रा है, छोटा आ की मात्रा है, फिर ना निकालेंगे, हलंत लग जाएगा, इस पे कौन सी मात्रा छिपी हुई है, छोटा आ की। तो आप इन दोनों को मिला के देखिए, फिर इन दोनों को मिलाइए, ये देखिए हलंत गायब नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे से ले लेते हैं, और यहाँ पे ना को देखिए, यह देखिए छोटा ऊ से मिलके बना है सा, तो सु हुआ। तो यहाँ पे भी क्या कौन सी मात्रा है, सिंगल पाई यानी लघु, यानी यह लघु हो जाएगा। यह देखिए फिर से छोटा आ लघु, छोटा आ लघु, ठीक है। इस प्रकार से इस पे टोटल मात्राएं कितनी है, 1 2 3, 1 2 3। आप ऐसे ही याद रखेंगे, देखिए केवल इतना याद रखिए, जहां आया छोटा वहां कहेंगे क्या, लघु, जहां आया छोटा वहां कहेंगे लघु, जहां ना आए छोटा वहां कहेंगे, वहां लघु नहीं होगा, ठीक है। एक चीज और याद रखनी होगी आपको, यहाँ पे युक्त व्यंजन, यह वाला तो हो गया युक्त व्यंजन। अच्छा, यह अगर आ जाता, जैसे आ जाता अमन, तो यहाँ पे देखिए अगर इसको तोड़ेंगे तो यह देखिए आ है, और यहाँ पे आ तो खुद मात्रा है, तो इसमें से कुछ व्यंजन निकलेगा नहीं। फिर आ जाता है माँ, ठीक है, फिर आ जाता माँ में अगर हलंत लगा देंगे तो निकालना पड़ेगा आ, फिर ना से ना पे लगाएंगे हलंत, फिर आ जाएगा फिर क्या, आ। तो अब इसको जोड़िए, इसमें देखिए यह सिंगल ही केवल वही मात्राएं आ गई हैं, तो यानी कि इस पे 1 होगा। यह दोनों मिलके हैं संयुक्त, देखिए इससे क्या है, इससे युक्त व्यंजन है, इससे युक्त क्या है, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन नहीं है, इससे युक्त व्यंजन है, तो यहाँ पे भी 1 हो गया, इससे युक्त व्यंजन फिर आ गया, फिर 1 हो गया, तो कितनी मात्राएं हो गई टोटल, 3। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, जो दो व्यंजनों से मिलके व्यंजन बना होता है, जैसे हमने लिख दिया वक्त, ठीक है, वक्त बर्बाद ना यूं बिन बात की बातों में कीजिए। तो जैसे वक्त आया है, तो वक्त क्या है, वक्त में जो का मिला है और ता मिला है, देखिए का यहाँ पर आधा है, तो इसे कहेंगे संयुक्त व्यंजन। क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन। इसी प्रकार से हमने लिख दिया त्वा, तो यह क्या है, संयुक्त व्यंजन। इसी प्रकार से हमने लिख दिया स्वा, तो यह क्या है, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो अब देखिए अगर यह संयुक्त व्यंजन आता है, तो यहाँ पे वा निकालिए, और फिर अगर यहाँ पे आधा कोई वर्ड होता है तो आपको पता है उस पर जो आ, छोटा आ की मात्रा होती है वह नहीं होती है, यानी सीधा हलंत वाला पार्ट होता है, यानी आ लगाने की जरूरत नहीं होती है। फिर यह वाला फुल होता है, ता है, यानी ता पे हलंत लगाएंगे तो कौन निकलेगा, छोटा आ। अभी इसकी बात नहीं करते हैं, यह चला जाएगा दीर्घ वाले में, गुरु वाले में, हम इसी की बात केवल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों के साथ में एक केवल आ है, और इसे कहेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आ से युक्त है, तो इस पे कितनी मात्राएं आएंगी टोटल, 1 मात्रा। केवल कितनी मात्राएं आएंगी, 1 मात्राएं। आई बात समझ में, इसकी बात अभी ना करेंगे, क्योंकि जब यह है दीर्घ, जब हम गुरु वाले में पढ़ेंगे तो संयुक्त व्यंजन के पूर्व का लघु भी गुरु हो जाता है। संयुक्त व्यंजन के पूर्व का अगर कोई लघु है तो वह गुरु हो जाता है। यह नियम आएगा गुरु होने के नियम में, तो सबसे पहले यह जानिए अभी। तो अगर यह आता है, या इनसे युक्त व्यंजन आता है, या इनसे युक्त संयुक्त व्यंजन आता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें लघु होता है। तो उसमें क्या होता है, लघु होता है। आई बात समझ में, तो एग्जाम्पल समझ में आया होगा, मिटा देते हैं। अब देखिए एक और याद रख लेना है आपको, और वह कौन है, अगर कहीं चंद्र बिंदी लगी आती है, चंद्र बिंदी वाला जो होता है वह हमेशा क्या होता है, लघु होता है। चंद्र बिंदु वाले व्यंजन, जैसे लिखा हो चा लिख दिया और चा पे लगा दिया, इस प्रकार से
यहाँ पे चंद्रबिंदी, तो इस पे भी माना जाएगा कितना, 1। कितना माना जाएगा, 1। लेकिन अगर कहीं पे इस प्रकार से लिखा हो चांद, तब कितना मानेंगे। देखिए केवल चंद्रबिंदी अगर आती है तब 1 मानेंगे, लेकिन अगर इसमें आ की मात्रा और आ जाती है तो यह तो 2 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे यानी गुरु होगा, यह क्या होगा, गुरु होगा। तो चंद्रबिंदी केवल अकेले अगर किसी पे आती है तो उसको हम लघु मानेंगे, और बाकी अगर इस पर कोई बड़ी मात्रा आ जाती है तो हम उसको गुरु ही कहेंगे। तो याद रखना, केवल चंद्रबिंदी अगर किसी वर्ड पर आती है, व्यंजन पर आती है, तो हम उसे लघु कहेंगे, अन्यथा वह क्या होगा, गुरु होगा, ठीक है। चंद्रबिंदु केवल अगर उसमें बड़ी मात्रा कोई नहीं है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे लघु। अब यहां पे देखिए यह सभी नियम हो गए। अब आ जाते हैं गुरु होने के नियम। गुरु होने के नियम, तो देखिए लघु के लिए चिन्ह जो दर्शाते हैं वह क्या है, वह इस प्रकार से चिन्ह बनता है, याद रखेंगे। और गुरु के लिए चिन्ह जो बनता है वह इस प्रकार से बनता है, इसे कहते हैं अवग्रह। क्या कहते हैं, अवग्रह, सत्याग्रह नहीं है, इसका नाम है अवग्रह, ठीक है। देखिए ये देख लीजिए, अवग्रह। अब आइए सबसे पहला इसका नियम यही होता है कि जवन जवन बच गए ना आयुरी के छोड़कर, वह सभी यहां आ जाते हैं। तो जितना है बड़का, छोटका वाला हटा दीजिए, बाकी री को हटा दीजिए, बाकी जो बचता है सब यहाँ पे आ जाएगा। उनसे युक्त वर्ण हो या उनसे युक्त संयुक्त वर्ण हो, सभी क्या कहलाएंगे, गुरु। तो सबसे पहले आ जाता है कौन, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। री तो आता नहीं, बड़ी री तो क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है, तो उसको लिखेंगे नहीं। इसके बाद जो बचता है ए, आए, ओ, आओ। इसके बाद आपको मिलेगा विसर्ग और अनुस्वार, तो उसको अलग से लिख लेंगे, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, उसमें भी गुरु होता है, लेकिन सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं। अच्छा, यह हमने तो इसको बड़ा कहा ही नहीं, लेकिन यह 2 मात्राओं से मिलके दोनों बने हैं। यह दोनों के दोनों 2-2 मात्राओं से मिलके बनते हैं, इसलिए यह ऑटोमेटिक क्या हो गई हैं, इसलिए यह स्वतः क्या हो गई हैं, गुरु मात्राएं हो गई हैं, ठीक है। जैसे ए बनाना है तो क्या क्या मिलके बनेगा, आ और ई, आ और ई मिलके बनता है, ठीक है। ओ बनाना है, आ और उ मिलके क्या बनता है, ओ बनता है, ठीक है। बड़ी ई आ गई तो ए बन जाएगा, और बड़ा उ आ गया तो औ बन जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। तो आइए देखें, यह आ जाए वाह, इनसे युक्त वर्ड, इनसे युक्त व्यंजन, इनसे युक्त व्यंजन, या इनसे युक्त कौन व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन अगर आता है तो उसमें कौन सी मात्रा क्या होते हैं, वो गुरु होते हैं। जैसे समझते हैं, जैसे आ जाए यहां पे मान, ठीक है, मान आ जाए, तो यहां पे देखिए इसको जब तोड़ेंगे तो आ जाएगा मां धन बड़ा आ, और मां पे क्या लगा है, हलंत, धन ना, और धन छोटा आ। जब इसको मान में हम देखेंगे दो वर्डों में लिखा गया है, तो यह देखिए माँ पे जब इसको पूरा किया तो आ लगा है बड़ा, और यहाँ पे देखिए छोटा आ लगा है। आप बताइए कि माँ पे कौन सा आया, बड़ा आ। तो बड़ा आ किसके लिए होता है, गुरु के लिए, तो यहाँ पे गुरु हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ मात्राएं हम ऐसे ही दिखाएंगे ऊपर की तरफ, अभी हम आगे जब उदाहरण लेंगे तब बताएंगे। यहाँ देखिए छोटा आ गया, तो अब देखिए छोटा आ किस में शामिल है, लघु में, तो यहाँ पे 1 पाई लिख देंगे, तो यह हो जाएगा छोटा आ। अब इसको कभी यह गलती मत करिएगा कि इसको 2 पाई से दर्शा दे, नहीं, आपको अवग्रह से ही दर्शाना है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, अब आपके पास आ जाता है मान। मान में क्या मात्रा हो गई, टोटल 3 मात्राएं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, महान। महान को तोड़ेंगे तो मां पे हलंत और छोटा आ, धन हा पे हलंत धन बड़ा आ, धन ना पे हलंत धन छोटा आ। यह समझ रहे होंगे ना आप लोग, आ निकाल रहे हैं, आपने बचपन में बहुत तोड़ा होगा इसको। अब यहाँ पे देखिए, यह माँ और आ मिलके माँ हुआ, और हा और आ मिलके हा हुआ, और ना और आ मिलके ना हुआ। देखिए यहाँ पे माँ पे कौन सा आया, छोटा आ, तो इसलिए क्या हुआ, यह लघु हुआ। और यहाँ पे क्या आया, बड़ा आ, तो इसलिए यह क्या हुआ, गुरु हुआ। और यह देखिए फिर से आया छोटा आ, इसलिए यह क्या हुआ, लघु हुआ, ठीक है। इसी प्रकार देखिए
यहाँ पे एक संयुक्त व्यंजन वाला, एक संयुक्त नहीं, पहले व्यंजन वाला है, इनसे युक्त, यहाँ पे एक शब्द भूल गए, इनसे युक्त व्यंजन, इनसे युक्त व्यंजन या इनसे युक्त संयुक्त व्यंजन। देखिए अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे लिख लेते हैं ईश्वर, ईश्वर। सबसे पहले आप केवल इसमें बताइए बड़ी ई आई है कि नहीं आई है, केवल एक चीज की बात करते हैं हम, बाकी छोड़िए अभी। बड़ी ई है तो यहाँ पे कै मात्रा, यानी कौन सी मात्रा होगी, गुरु। कौन सी मात्रा होगी, गुरु होगी। एक एग्जाम्पल और बात करते हैं, हमने यह छोड़ दिया स्व को, क्यों, अभी बताते हैं। और कोई एग्जाम्पल आप लोग बताइए। तो एक एग्जाम्पल हम रख सकते हैं, हीनता, हीनता, या रख लेते हैं, हाँ हीनता ही रखते हैं। तो यहाँ देखिए हा पे हलंत आया तो क्या आई, बड़ी ई। क्या आई है, बड़ी ई। और यहाँ पे ना पे हलंत लगाएंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, छोटा आ। और फिर ता पे हलंत लगाएंगे तो कौन सा आ आएगा, बड़ा आ। अब देखिए लिखने की जरूरत है कि आप लोग बता लेंगे कि यहाँ बड़ी ई आई है तो दीर्घ होगा, गुरु होगा। और यहाँ पे छोटा आ आया है तो लघु होगा, यहाँ पे बड़ा आया है, बड़ा आ आया है तो गुरु होगा। तो यह आप समझ गए होंगे। ठीक है, इनसे युक्त कोई संयुक्त व्यंजन ले लेते हैं, संयुक्त व्यंजन। जैसे वक्ता, क्या है, वक्ता। तो वक्ता है, भोक्ता नहीं है। देखिए वक्ता क्या हो जाएगा, वा में हलंत तो आ, छोटा आ जाएगा। इसी प्रकार जब का लिखा है तो पहले से आधा का, यह देखिए आधा का है। आधा का कहने का मतलब होता है मात्रा नहीं होती जब किसी व्यंजन में, तब हम उसे आधा पढ़ते हैं। तो आधा का है तो इसका मतलब इस पर कोई मात्रा नहीं है, सीधे हलंत लगा देंगे। इसके बाद कौन आ जाता है, ता। और ता पे हलंत लगाएंगे तो कौन आएगा, बड़ा आ, बड़ा आ। तो अब देखिए यहाँ पे पहले इसको छोड़ दीजिए, इसके लिए एक अगला नियम है, बताएंगे अभी। यहाँ पर केवल गिनिए, यहाँ पे देखिए संयुक्त व्यंजन है, यह संयुक्त व्यंजन है और इसके लिए कौन सी मात्रा आई है, बड़ा आ की। इसलिए इन सबको मिलाकर क्या कहेंगे, गुरु। क्या कहेंगे, गुरु। इसकी बात करेंगे यहाँ पे, जब संयुक्त व्यंजन हो, संयुक्त व्यंजन हो तो उसके पूर्व का लघु भी गुरु माना जाता है। यानी यहाँ देखिए है तो एक ही मात्रा, लेकिन हम कहेंगे इससे गुरु, यहाँ पर दो लगाएंगे यानी गुरु मात्रा लगाएंगे। और इसलिए यहाँ पे हम आगे देखेंगे, अभी इसके बाद देखते हैं इसी को। सबसे पहले देख लेते हैं अनुस्वार और दूसरा। देखिए अनुस्वार और वा विसर्ग, विसर्ग भी क्या है, गुरु है। अनुस्वार व विसर्ग क्या है, गुरु है। ठीक है, तो जैसे आप लिख देते हैं स्वयं, क्या लिख देते हैं, स्वयं। स्वयं में या पे क्या लग गया है, स्वयं में या पे क्या लग गया है, अनुस्वार। क्या लगा है, अनुस्वार। देखिए यह अनुस्वार है और यह चंद्र बिंदी है। तो अनुस्वार में केवल बिंदी होती है ऊपर, और चंद्र बिंदी में चंद्रमा के साथ साथ बिंदी होती है। तो यहाँ पे देखिए स्वयं में देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो यह देखिए स्वा तोड़ेंगे तो स्वा पे देखिए पहले स्वा आधा पहले से ही है तो हलंत लगा देंगे। उसके बाद वा पे हलंत लगाएंगे तो फिर छोटा आ की मात्रा निकल आएगी। फिर या है और या पे क्या है, चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु नहीं है, अनुस्वार है। इसलिए आप इसको क्या पढ़ेंगे, दीर्घ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, गुरु पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे गुरु। और इस पे देखिए यह छोटा है, यह देखिए इसके बारे में बात हम बाद में करते हैं। तो लेकिन फिलहाल यहाँ पे छोटा है तो छोटा ही रहेगा, क्योंकि संयुक्त जब व्यंजन आता है तब उसके पहले का लघु गुरु होता है। तो यहाँ संयुक्त व्यंजन नहीं है, यहाँ अनुस्वार है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, अगला लिखते हैं। विसर्ग वाला भी इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे स्वतः आ गया। ठीक है, स्वतः, स्वतः में देखिए यहाँ पर विसर्ग लगा है तो यहाँ पे भी क्या होगा, गुरु होगा। तो इसको हटाते हैं। अब एक जो आखिरी बचा है उसकी बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं पर सब कुछ होता है खेल। तो संयुक्त वर्ण के, संयुक्त व्यंजन के, संयुक्त वर्ण नहीं, संयुक्त व्यंजन के पूर्व का लघु भी गुरु माना जाता है। गुरु हो जाता है या गुरु माना जाता है, गुरु मतलब बड़ा। अब जैसे यहाँ पे
हम कोई शब्द यहाँ पे वक्त लिख देते हैं, जैसे अभी लिखा था, ठीक है, तो वक्त। अब वक्त में देखिए यह संयुक्त हो गया, तो इसके पूर्व का यह जो वक्त वा है, यह देखिए छोटा आ की मात्रा लगी, जब कोई मात्रा ना लगी तो क्या होता है, छोटा आ, यानी कि यह वाला हो जाएगा गुरु। क्या हो जाएगा, गुरु। और इस पे देखिए अगर हम तोड़ के बात करें तो यहाँ पे वा आएगा, धन छोटा आ आएगा, धन का पे पहले से ही आधा है तो हलंत लग गया, फिर ता आएगा, ता पे हलंत आएगा, फिर आ जाएगा। इन दोनों को मिलाकर यह एक है और यह तीनों मिलाकर एक है, ठीक है। आप डायरेक्ट बताइए, वो देखिए लिखा जाता है ऊपर, लेकिन हम नीचे लिख के बता रहे हैं आपको, जगह ऊपर ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अंत से शुरू करेंगे। यहाँ संयुक्त वर्ण है, क्या है, संयुक्त वर्ण है, और संयुक्त वर्ण पे छोटा है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं, जो है लिख दीजिए, छोटा है तो लघु हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यह लघु है, लेकिन संयुक्त वर्ण के पहले, संयुक्त व्यंजन के पहले आ रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो इसलिए यह गुरु है, क्यों, क्योंकि इसके बाद क्या है, संयुक्त है। तो संयुक्त व्यंजन के पूर्व का लघु भी गुरु माना जाता है। तो आ गई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यह लिखा हो, कल स्वतः, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यह स्व तो संयुक्त है, तो इसके पहले वाला ला पे आएगा, ला पर गुरु होगा तो नहीं होगा, ठीक है। यह केवल उसी वर्ड में होना चाहिए, यह केवल उसी वर्ड में, यानी कि केवल उसी शब्द में होना चाहिए, वर्ड में नहीं, उसी शब्द में आना चाहिए, ठीक है। तो यह उसी शब्द में रहना चाहिए। अगर यह ला यहाँ रहता तो हम कहते हैं यह लघु जो है यह क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो यह देख लीजिए लघु और गुरु होने के नियम है इतने। तो यहाँ पे एग्जाम्पल सही समझ गए होंगे आप, फिर से एक बार हम बोल देते हैं, देख लीजिए। लघु होने का क्या नियम है, जितना सब छोटका है री के साथ सभी लघु माने जाते हैं। छोटका मतलब कौन, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। और इनसे युक्त कोई व्यंजन आ जाए या फिर संयुक्त व्यंजन आ जाए तो क्या माना जाता है, लघु माना जाता है उन्हें। और चंद्रबिंदी अगर किसी पर लगी आती है तो उसे कहते हैं लघु। लेकिन चंद्रबिंदी पर अगर कोई बड़ी मात्रा आ गई, इन तीनों को छोड़कर, इन तीनों को छोड़, तीनों नहीं चारों को छोड़कर, तब हम कहेंगे वह तब वह दीर्घ हो जाएगा। अगर इन तीनों चारों को छोड़कर कोई मात्रा अगर लगती है तो वह दीर्घ हो जाएगा, अन्यथा क्या रहेगा, चंद्रबिंदु वाला लघु रहेगा। गुरु होने का क्या नियम है, तो जो सभी मात्राएं यहाँ से बच गई हैं सब यहाँ लाइए। तो आ, ई, उ, ए, ओ, औ या इनसे युक्त व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। अब हमने अनुस्वार और विसर्ग को बाहर कर लिया, क्यों, क्योंकि यह मात्राओं के भाग नहीं है, इसलिए अलग लिख लिया। तो यह सभी आ जाए या इनसे युक्त वर्ण आ जाए, व्यंजन आ जाए, या फिर क्या आ जाए, संयुक्त व्यंजन आ जाए, तो हम उसे कहेंगे गुरु। क्या कहेंगे, गुरु। अनुस्वार व विसर्ग आपको चिन्ह पता होना चाहिए, अनुस्वार ऐसे होता है और विसर्ग ऐसे होता है, ठीक है। तो यह विसर्ग है, यह अनुस्वार है। अगर यह कहीं पर लग जाता है तो ऑटोमेटिक वह उसको गुरु कर देगा। संयुक्त व्यंजन के पूर्व का लघु भी गुरु माना जाता है। तो यानी कोई संयुक्त व्यंजन आ जाए, उसके पहले कोई लघु हो रहा हो तो हम उसे क्या कह देते हैं, गुरु। यानी कि आपको याद रखना है कि संयुक्त व्यंजन आना चाहिए, उसके पहले का लघु जो होगा वह गुरु होगा। तीन मात्राओं को उतारिए। आइए अब मात्राओं को हमने देख लिया, तो अब देखते हैं मात्रिक छंद के बाद मात्रिक छंद को देखते हैं। तो देखिए मात्रिक छंद भी तीन प्रकार के होते हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। मात्रिक छंद नाम से यह स्पष्ट है, जिसमें मात्राओं का ध्यान दिया जाता हो ऐसा छंद। जब मात्राओं का ध्यान दिया जाए तो वहां पे कौन सा छंद होगा, मात्रिक छंद। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे हम चार्ट बना लेते हैं कौन कौन से आएंगे। सबसे पहला छंद हो जाएगा सममात्रिक छंद। दूसरा आ जाएगा अर्ध सममात्रिक छंद। और तीसरा आ जाएगा विषम मात्रिक छंद। अब देखिए
कोई भी छंद होगा तो उसमें क्या होंगे, चरण होंगे। क्या होंगे, चरण। जब सभी चरणों में समान मात्राएं होंगी तो सममात्रिक छंद। जब वही हिस्सा आधा आधा में विभक्त होकर कुछ में समान कुछ में असमान हो जाए तो उसे कहेंगे अर्ध सममात्रिक। आधे में समान आधे में असमान तो कहेंगे अर्ध समान, मतलब आधा आधा हिस्सा समान मात्राओं का होगा, ठीक है, तो उसे कहेंगे अर्ध सममात्रिक। विषम मात्रिक क्या होता है, इन्हीं दोनों का मिल के बना होता है। विषम मात्रिक इन्हीं दोनों से मिल के बना होता है, यानी इसमें होता है यह संयुक्त छंद कहलाता है, संयुक्त छंद होता है। तो इसमें देखिए कौन कौन सा हमें पढ़ना है, तो इसमें आपको याद करना है ट्रिक द्वारा, और जो ट्रिक है 4 गीत हरि गीत, 4 गीत हरि गीत। यहां देखिए, तो सबसे पहले आपके घर पे कोई प्रोग्राम होता है तो पहले 4 गीत 2-4 गीत हरि के लिए चलते हैं, यानी भगवान के लिए चलते हैं। फिर देखिए आगे क्या करना है, तब उसके बाद शोले मूवी चालू कर दीजिए। 2 बार शोले मूवी देखिए, 2 बार शोले, 2 बार शोले। अब शोले भी देख लिए तो कुछ बचा, पता नहीं कुछ बचा तो कुछ लिख लेंगे। अब इन्हीं सभी नामों में आपका छिपा हुआ है सब छंद। तो आइए एक एक नाम से निकालते हैं। सबसे पहले चा से निकलेगा चौपाई। क्या निकलेगा, चौपाई। ठीक है, इसके बाद निकलेगा रा से, रा से निकलेगा रोला। आपको याद रखना है, कहीं पर जाइए छोला खाइए और दुकान पे ना 15 हो 20 हो तो आप 24 रुपया दे के आइए। काहे, अभी बताएंगे। फिर आता है गीत, तो इससे बनता है गीतिका। क्या बनता है, गीतिका। फिर आता है हरि गीत, हरि गीत से बनता है हरि गीतिका। ठीक है, इसके बाद आते हैं दो, दो से बनता है दोहा। क्या बनता है, दोहा। बार से बनता है बियर बार नहीं, बरवे। क्या बनता है, बरवे। और सो से बनता है सोरठा, और ले से बनता है भयानक छंद, उल्लाला छंद। ठीक है, इसके बाद 2 हैं यहां पे छिपे हुए। एक से बनता है कुंडलियां, कु से बनता है कुंडलियां, कुंडलियां। और यहां छा से बनता है छप्पै, छप्पै। देख लीजिए सभी नाम है यहाँ पे। सममात्रिक में सममात्रिक में आपको पढ़ना है 4। जैसे याद करने के लिए ट्रिक क्या है, 4 गीत हरि गीत। और सममात्रिक छंद में पढ़ना है आपको फिर 4। क्या याद करना है, 2 बार शोले, 2 बार शोले। विषम मात्रिक में याद करना है तो क्या याद करेंगे, कुछ, तो कुंडलियां और छप्पे। बताइए विषम मात्रिक में आ गए तो कुछ जो बचा होगा उसी कहेंगे कुछ, मतलब यहाँ पे 2 नाम निकाल लेंगे, कुंडलियां और छप्पे। ठीक है, अब यहाँ चौपाई। अब देखिए यह 2 जो है, इन दोनों में या सममात्रिक हो चाहे विषम मात्रिक हो, इसमें होते हैं 4 चरण। कितने चरण होते हैं, तो यह जो है 4 चरण वाले छंद हैं। कितने चरण वाले छंद हैं, 4 चरण वाले। तो अब देखिएगा यहाँ पे, और यह 6 चरण के छंद होते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले 4 चरण का छंद है, तो इसकी परिभाषा अगर किसी की बनानी हो तो सबसे पहले मात्राओं को गिनते हैं। चौपाई कैसे याद रखेंगे, चौपाई मतलब 4। अगर आप चौपाई यानी आपने देखा 4 पाई देखा हो, 4 पाई में 4 गोड़ा और 4 ही पाया होता है, 4 ही पाया, तो 4 गुणे 4 कर दीजिए तो क्या याद हो जाए, क्या होगा, याद होगा चौपाई। और चौपाई में 4 गुणे 4 करने से क्या मात्रा आ गई, 16 मात्राएं। तो यहाँ पे चौपाई में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। चौपाई में कितने चरण होते हैं, 4 चरण, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आएंगी। कितनी मात्राएं आएंगी, 16 मात्राएं आएंगी। आई बात समझ में। फिर रोला, अभी बताए थे छोला खाने जाएंगे तो कै रुपया दे के आएंगे, 24 रुपये। इसलिए बताए थे क्योंकि रोला में होती हैं प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, 24 मात्राएं। अब गीतिका में, अब अन्य में ना आगे 2-2 जोड़ते चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 26। ठीक है, यहाँ मात्राएं आप लिख लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 28। 2-2 जोड़ते गए तो आ गया यह। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर हमें चौपाई की परिभाषा बनानी हो तो यहाँ से चलेंगे कैसे, देखिए लाइन से हम देखते हैं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, यहाँ से चौपाई एक सममात्रिक छंद है। चौपाई एक कैसा छंद है, सममात्रिक छंद है।
और इसमें कितने चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार आप किसी की भी परिभाषा बनाना चाहें तो ऐसे ही चलना। रोला एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका के लिए बनाइए, गीतिका एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। सममात्रिका तो हर चरण में समान मात्राएं। हर गीतिका, तो हर गीत का एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी छंद की परिभाषा यहाँ से बना सकते हैं। हमको रटना नहीं है, हमको सीखना है। ठीक है, उदाहरण अभी देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं अब इधर। ठीक है, तो हमने केवल यह बनाया है जो चित्र किसके लिए बनाया है, चौपाई के लिए। आप बाकी इसी प्रकार से चित्र के माध्यम से कोई भी परिभाषा बना सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं अब हम दोहे पर। तो जो दोहा होता है इसमें भी 4 चरण होते हैं, दोहा भी 4 चरण होता है और इसके 4 चरण इस प्रकार से लिखे जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से लिखे जाएंगे। यहाँ पर ज़्यादातर यह होता है कि पहले में पूर्ण विराम एक सिंगल होता है और यहाँ पे डबल होता है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ होता है। तो अब देखिए, सबसे पहले इसका भी चित्र बनाएंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। इसको भी हम लोग चित्र से ही समझेंगे। तो जो दोहा होता है इसमें 4 चरण होते हैं। हम 4 चरण इस प्रकार से बना रहे हैं, देखिए। ठीक है, तो जो होता है इसे देखिए, यहां पे जो आएगा यह प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब बताइए 2 और 4 कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। इसे बोलते हैं सम चरण। क्या बोलते हैं, सम चरण। और यह देखिए 1 और 3 कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, इसलिए इसे बोलते हैं विषम चरण। क्या बोलते हैं, विषम। तो पहला और तीसरा चरण विषम चरण कहलाता है, दूसरा और चौथा चरण सम चरण कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम विषम चरणों की बात करें, विषम चरणों की बात करें, तो विषम चरणों में होती हैं 13 मात्राएं। कितनी मात्राएं, 13 मात्राएं होती हैं। और अगर हम सम चरणों की बात करें तो यहाँ पे होती हैं 11 मात्राएं, 11 मात्राएं। उदाहरण सहित इसके बाद बात करेंगे, पहले यहीं से हम परिभाषा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं दोहा। अब यहीं से ऊपर उठेंगे, पहले जाएंगे कौन सा छंद है ये। तो दोहा एक कैसा छंद है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। दोहा एक कैसा छंद है, दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं, व सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। तो आगे देखिए, यहीं पे इसको एक बार मिटाते हैं, आप लोगों को फिर से हम सुनाते हैं कैसे बनेगी परिभाषा। सीधे देखिए, तो यहाँ से जाएंगे दोहा से, फिर जाएंगे जहाँ से शुरू हुआ है। तो दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। फिर आएंगे चरण कितने हैं, तो दोहा में 4 चरण होते हैं और विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। अगर हम इसको मिटा दें तो आप लोग समझ सकते हैं ना। तो ये इधर का हो गया क्या, विषम चरण, इधर का हो गया सम चरण। ठीक है, सम चरण है, शनि चरण नहीं है। ठीक है, सम चरण। तो दोहा एक कैसा छंद है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। अब आ जाते हैं बरवे पर। बरवे में भी इसी प्रकार से चरण बना लेंगे, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लें इस प्रकार। बरवे में भी बनाएंगे तो 1, 2, 3, 4। अब आप लोग बताइए, अब ना आप जब ठंडी आ जाएगी धीरे धीरे तो आप क्या करेंगे, तब आप हफ्ता भर बारेंगे। केवल बारने का मतलब जलाना, तो हफ्ता भर बारना है। तो क्या बारना है, तो देखिए हफ्ता भर बारने का मतलब है कि 12 हफ्ता दिन। ठीक है, बारना है मतलब 12 और हफ्ता माने 7। ठीक है, तो 12 और 7, बरवे में 12 और 7 इस प्रकार से मात्राएं होती हैं। तो बताइए इसको कौन सा चरण कहेंगे, इसको कहेंगे विषम चरण, विषम चरण। और इसको क्या कहेंगे, सम चरण, सम चरण। यह आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी नाम जानते रहिए। तो इसकी परिभाषा बनानी हो तो क्या आएगा, बरवे एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में 12 मात्राएं व सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। तो इसको हम ज़्यादा लिखते नहीं, ज़्यादा नहीं इसके बारे में डिस्कशन करते हैं क्योंकि है नहीं है, कोर्स के लिए है नहीं, फिर भी हम लोग इसका अध्ययन कर लेंगे। अब आ जाते हैं सोरठा पर। सोरठा दोहे का एकदम उल्टा होता है। इसकी यह 11 मात्राएं इधर आ जाएंगी, 13 वाली उधर चली जाएंगी। तो दोहे का उल्टा अगर छंद कोई पूछे कौन है तो वह है सोरठा। इसके लिए भी बनाते हैं चरण 1, 2, 3 और 4।
आप चाहे इनको सम विषम चरण लिखें या पहला तीसरा दूसरा चौथा लिखें। पहला तीसरा मतलब विषम चरण, दूसरा चौथा मतलब सम चरण। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, यही जो है दोहा का उल्टा हो जाता है। तो 11 11 यहाँ हो गया और यहाँ कितना हो गया 13 13। तो अब बताइए इसकी परिभाषा क्या बनेगी। तो इधर वाले चरण को कहेंगे विषम, इधर वाले कहेंगे सम। तो सोरठा एक अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और विषम चरणों में 11 11 मात्राएं व सम चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं। हो गया, समझ में आया। तो अब देखिए यहां पे आते हैं, फिर आ जाते हैं उल्लाला छंद पर। इसमें भी चरण बनाते हैं। तो यहां पे 1 चरण, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यह आपका बन गया चरण। अब देखिए थोड़ा सा रटना तो पड़ेगा इसमें 12 और आपको याद रखना है 15। आपको 12 और क्या रखना है, 15 और 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 12। 15 15 सम चरणों में और विषम चरणों में 15 15 और सम चरणों में कितनी होती हैं 12 12 मात्राएं होती हैं। 1 मिनट, यहाँ पे सही कर लीजिए। यहाँ पे 15 15 होता है लेकिन यहाँ पे 13 13 मात्राएं होती हैं। 15 15 और 13 13। ठीक है, तो यहाँ पे सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है, यह भी नहीं है ज़्यादा। तो अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, उल्लाला एक अर्धसमात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और इसमें विषम चरणों में 15 15 मात्राएं और सम चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है कुंडलियाँ और छप्पे। इसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। यह इन्हीं दोनों में से एक एक छंद से मिलके बना होता है। ठीक है, तो अभी केवल इतना उतारिए और यही आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। एक कुंडलियाँ हाई स्कूल में है, ठीक है, इसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे। तो पहले इन सबको उतार लीजिए। तो आप लोगों ने यह उतार लिया होगा। थोड़ा सा आप बात कर लेते हैं अलग से विषम मात्रिक छंद के बारे में। तो इसको पहले हटाते हैं। ठीक है, यहां से आपकी सभी परिभाषाएं बन जाएंगी। विषम मात्रिक को यहां अलग करते हैं क्योंकि विषम मात्रिक में 6 चरण होते हैं। ठीक है, तो देखिए तो थोड़ा सा जान लीजिए विषम मात्रिक। विषम मात्रिक को याद रखने की ट्रिक क्या है, कुछ और कु से बन गया क्या, कु से बन गया कुंडलियां और छा से बन गया छप्पे। ठीक है, यह देखिए सबसे पहले बात कर ले अगर चरणों के बारे में, तो इसमें कितने चरण होते हैं, 6 चरण। 6 चरण। यह सम मात्रिक छंद और अर्ध सम मात्रिक छंद से मिला होता है। अब देखिए इसमें कुंडलियां जो है वह दो छंदों से मिलकर बनी है। वह कौन कौन है, तो एक है दोहा और एक है रोला। वही रोला जो छोला वाला है। ठीक है, अब देखिए जिसको हमने 24 वाला छोला याद कराया अभी, 24 मात्राएं। और यहाँ छप्पे में क्या हो जाता है, तो रोला हो जाता है और एक उल्लाला हो जाता है। ठीक है, उल्लाला गाना नहीं। देखिए यहाँ पे अलग से एक छंद है, वह दोहा रोला मिलके क्या बनाते हैं, कुंडलियां। और छप्पे और रोला, छप्पे कैसे बनता है, रोला और उल्लाला। तो हाई स्कूल के एग्जाम में जो आपको पूछेगा वह है कुंडलियां। तो कुंडलियां में पूछा जाता है। तो कुंडलियां पहले बताइए, परिभाषा लिखनी है तो आराम से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। कुंडलियां एक कैसा छंद है, विषम मात्रिक छंद है। कुंडलियां एक कैसा छंद है, विषम मात्रिक छंद है। यह 6, इसमें 6 चरण होते हैं। और इसमें क्या चरण होते हैं, 6 चरण। मात्राएं नहीं गिनना है आपको यहाँ पे। और इसके बाद बताना है कि यह दोहा और रोला से मिल के बना होता है। यह एक दोहा और एक रोला से मिल के बना होता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कुंडलियां की, कुंडलियां एक विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं और यह दोहा और रोला से मिल के बना होता है। अब बताइए दोहा कैसा छंद है, सम मात्रिक है कि अर्ध सम मात्रिक है। हम विषम मात्रिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो विषम मात्रिक तो नहीं ही होगा। तो अब दोहा एक है आपका अर्ध सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक है ना, अर्ध सम मात्रिक। क्योंकि आपको याद हो तो विषम चरणों में 13 13 और सम चरणों में 11 11 मात्राएं, तो अर्ध सम हो गया। रोला क्या है, यह सम मात्रिक है क्योंकि इसमें प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 24। जब उदाहरण से बात करेंगे तब देखेंगे। यहाँ पे देखिए छप्पे जो है, छप्पे में रोला कैसा है, रोला जो है आपका सम मात्रिक छंद है।
सममात्रिक छंद, लेकिन उल्लाला कैसा है, अर्धसममात्रिक है, अर्धसममात्रिक है। आई बात समझ में। सुरोला में 24-24 मात्राएं, उल्लाला में 15-15 और 13-13, 15-15 और 13-13। तो यहाँ से आप देख सकते हैं विषम मात्रिक छंद के बारे में आपको यह ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे आते हैं। आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा, तो आइए आगे देखते हैं। आज केवल यहाँ पे इस वीडियो में हम एक उदाहरण लेकर अंत करते हैं, और अगले वीडियो में हम सभी उदाहरण लेकर देखेंगे कि किसके क्या उदाहरण बनेंगे। तो आज एक उदाहरण जैसे हम लिखते हैं, यहाँ पे यहाँ कबीर का कोई उदाहरण ले लेते हैं। तो जैसे है माली सींचे 100 घड़ा वाला, शुरू कहाँ से होता है, तो धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यहां देखिए ऋतु लिखने का प्रचलन इस प्रकार से था पहले, ऋतु आए फल होए। देखिए तो 4 चरण है कि नहीं, पहले 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, यानी तो यह सममात्रिक होगा या तो यह अर्धसममात्रिक होगा। अब मात्रा गिन के हम बताएंगे कौन सा यह होगा, तो मात्रा गिन के ही हम पहचान सकते हैं कि कौन सा छंद है। तो देखिए यह देखिए बड़ी मात्रा आ गई तो कौन सा गुरु हो जाएगा। यहाँ पे ए आता है तो भी क्या होता है, गुरु। छोटका जब तक नहीं आया, छोटा जब तक नहीं आया तब तक वह गुरु होगा। तो यहाँ पे देखिए फिर से गुरु हो गया, फिर यहाँ पे वही चीज है तो फिर गुरु गुरु हो गया। ठीक है, और यहाँ पे फिर से रे ए आया तो गुरु हो गया। माँ पे क्या आया है, माँ पे एक छोटा आ, तो यहाँ पे हो गया एक पहला आ गया आपका लघु। फिर ना पे आया है बड़ा आ तो फिर क्या हो गया गुरु। फिर धीरे आया है तो दो दो, सब यानी एक एक, यानी कि छोटा आ दोनों पे है। छोटा ऊ तो एक, अब इस पे छोटा आ लगा होगा, जब कुछ ना हो तो छोटा आ तो एक। हाँ पे ओ लगा है तो यहाँ पे हो गया गुरु, और यहाँ पे कुछ नहीं लगा है तो क्या हो गया, यह क्या हो गया, वह लघु हो गया। तो इसी प्रकार देखिए माली में बड़ा आ बड़ी ई तो 2 और 2 यानी गुरु और गुरु। तो यहाँ पे देखिए सींचे, तो यहाँ पे देखिएगा सींचे में क्या है, बड़ी ई। अच्छा यह ना सींचे जो बना है उसमें यह जो सी है यहाँ पे चंद्र बिंदी है। चंद्र बिंदी जब किसी अन्य मात्रा के साथ जुड़ती है, जैसे आपको लिखना है आप लिखते हैं कविताएं, एक तो लिखने का यह चलन है, ठीक है, और एक लिखने का यह भी चलन है कविताएं। जब इस प्रकार से लिखा जाता है तब यह क्या हो जाता है, तब यह चंद्रबिंदी इस रूप में कन्वर्ट हो जाती है जैसे लगेगा कि अनुस्वार है, लेकिन यह अनुस्वार नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे चंद्रबिंदी है लेकिन इसके साथ बड़ी ई आई है, तो हमने क्या कहा था, खाली चंद्रबिंदी अगर हो, अगर छोटी मात्राओं के साथ हो तो हम कहेंगे यह क्या है, लघु है, अन्यथा यह क्या हो जाता है, दीर्घ। और यहाँ पे एक ही आई है मात्रा तो यह हो गया दीर्घ, नहीं गुरु कहते हैं। यहाँ पे देखिए अ आया है तो गुरु, यहाँ पे घा एक आ आया छोटा आ तो लघु, यहाँ पे बड़ा आ गुरु, यहाँ पे छोटी ई लघु, छोटा ऊ लघु, और यहाँ पे बड़ा आ गुरु, और यहाँ पे ए आया है तो गुरु, और यहाँ पे छोटा आ तो हो गया लघु, यहाँ पे हाँ पे ओ आया है तो यह हो जाएगा गुरु, और यह हो गया लघु। अब मात्राएं गिन के बताइए, 2 2 4। अच्छा यहाँ पे ना इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 2 मात्राएं हम कहेंगे, 2 से अधिक मात्राएं नहीं होती। याद रखना है कि जब हम गिनती करेंगे तो मात्राओं की अधिकतम संख्या जो देंगे वह गुरु में जो मात्राओं की संख्या होती है वह 2 होती है, और जो लघु में होती है वह मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 पाई माने 1 और अवग्रह माने 2, याद रखना है, ठीक है। गुरु का मतलब यहाँ केवल 2 से है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए गुरु का मतलब केवल किससे है, 2 मात्राओं से है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 12 13। तो इसमें कितनी मात्राएं हो गई, 13 मात्राएं। तो प्रथम चरण में कितनी मात्राएं हो गई, 13 मात्राएं। अब अगला चरण गिनिए, द्वितीय चरण। तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 4 1 5 6 7 8 8 2 10 1 11। तो यहाँ पे कितनी मात्राएं हो गई, 11। अब नीचे वाला गिनिए,
तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, 12, 13, यहाँ पे कितनी मात्राएं हो गई? 13। और यहाँ पे नीचे गिनिए तो ऋतु वाला, तो यहाँ पे गिनेंगे 1 2, 2 2, 4, 2 6, 1 7, 1 8, 9 10, 11, यहाँ हो गई 11। यानी यह कौन से चरण थे? यह थे विषम चरण। यह कौन सा चरण है? विषम चरण। और यह कौन सा चरण है? सम चरण। सम चरण। अब बताइए, विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं, तो यहाँ पे आधा आधा हिस्सा बट गया है, तो इसलिए तो पहले तो यह होगा अर्धसममात्रिक छंद, और उसमें भी कौन सा होगा? पीछे आप देखे थे कि यह क्या था? दोहा था। यह क्या था? दोहा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अब इसी उदाहरण के साथ हम यहाँ पे विराम देंगे। एक बार थोड़ा सा और जिक्र कर लीजिए। यहाँ पे अगर हमें किसी भी छंद को पहचानना होगा तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसकी मात्रा को गिन लिया जाए। जो ही आप मात्रा को गिन लेते हैं तो आप छंद को पहचान लेते हैं। तो इसको देख लीजिए अच्छे से, मात्राएं कैसे गिननी है, कहाँ देखिए मात्राओं गिनने का वह तरीका जो हमने बताया था, लघु और गुरु होने का नियम जो था। तो लघु होने के लिए पहला नियम क्या था जो बना था? वह क्या था? सबसे पहले कि जो छोटी मात्राएं हैं सब लघु में आएंगी री के साथ। अगर उनसे युक्त कोई वर्ण कोई व्यंजन आ जाता है या संयुक्त व्यंजन आ जाता है तो भी वह क्या होगा? लघु होगा। उसके बाद जो हमने पढ़ा वह था चंद्रबिंदी अगर आ जाती है तो भी वह लघु होगी, लेकिन अगर उसके साथ कोई यह बड़ी मात्राएं में, यानी कि आपको मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, और कौन बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, यह सभी आ जाती हैं। और इसके बाद ए ऐ ओ अगर यह आ जाता है तो उसे हम यह नहीं आता है तो हम उसे लघु ही मानेंगे, अन्यथा हम क्या कहेंगे? उसे गुरु कहेंगे। अगर यह मात्राओं के साथ आ जाएगा, जो बड़ी मात्राएं हैं उन सभी के साथ, गुरु मात्राओं के साथ आ जाएगा तो हम उसे कहेंगे गुरु, अन्यथा वह लघु माना जाएगा। कौन? चंद्र बिंदु। इसके बाद हमने पढ़ा था गुरु होने का। गुरु होने के क्या क्या नियम है? तो सबसे पहले गुरु होने का नियम जो था वह था कि जो बड़ी मात्राएं हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री को नहीं लिया जाएगा। उसके बाद ए ऐ ओ औ, यह सभी है बड़ी मात्रा यानी गुरु मात्रा। यहाँ हम कहेंगे इसे गुरु। ठीक है, गुरु कहेंगे, गुरु नहीं कहेंगे, गुरु कहेंगे। और इसके बाद क्या था? इसके बाद अगर हमने देखा तो अनुस्वार को देखा और विसर्ग को देखा, यह दोनों भी क्या होंगे? गुरु होंगे। और तीसरा जो हमने नियम देखा गुरु होने के लिए वह था कि अगर कहीं संयुक्त वर्ण आता है तो उसके पहले अगर कोई लघु है तो भी वह क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है। तो यह छंद में मात्राएं गिनने के तरीके थे। जो ही मात्रा गिनना आप किसी छंद में सीख लेते हैं तो ही आप बता सकते हैं कि वह कौन सा छंद है, अगर आपको छंद के प्रकार और उसमें उपस्थित मात्राओं की संख्या के आधार पर उन्हें पहचानना मालूम है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।